जैसे कि हम लोग बाकी सारे सर्किट्स कर चुके हैं, LR कर दिए, CR कर दिए, LCR अलग अलग से कर दिए हैं। अब हम लोग सब एक साथ मिला देंगे LCR सर्किट। RLC सर्किट बोल सकते हो, LCR बोल सकते हो, जो मन में आए बोल सकते हो। तीनों कंपोनेंट इसमें होना चाहिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर होने चाहिए इसमें। पहले डायग्राम तो बना देते हैं। अच्छा, उसका नाम लिख देते हैं AC थ्रू LCR या RLC, जो मन में जैसे जो कहता है सर्किट। अब इसे अगर डायग्राम बनाए तो चलो दिखाते हैं। यहाँ पे तीनों कंपोनेंट हम लोग को डालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये कनेक्टेड रहेगा AC सोर्स के साथ। ये रहा। अब ये AC सोर्स यहां से करंट भेजता है। अच्छा, लेट द EMF ऑफ दिस AC सोर्स बी E। तो अगर ये EMF रहा E, तो द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द V will be VR, voltage developed across the capacitor will be VC, and the voltage developed across the inductor will be VL, and the current flowing in the circuit I, ये जो करंट I है, ये करंट सभी से यही करंट फ्लो होगा, बिकॉज इन अ सीरीज सर्किट करंट फ्लोइंग इज सेम, तो यही करंट फ्लो होगा सब में। इसीलिए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। चलो, लेट अस से दैट करंट I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अगर KVL लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL। KVL नहीं भी लगाया तो हम लोग यहाँ पे इतना कह सकते हैं, सीरीज और पैरेलल सर्किट के जितने भी पैरामीटर्स हम लोगों ने पढ़ा था उसके हिसाब से, इन सीरीज सर्किट करंट थ्रू ऑल द सर्किट एलिमेंट इज सेम, बट EMF इज द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, V के बदले लिख सकते हैं IR, VC के बदले हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को मालूम है Q इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज Q बाई C, और VL के बदले हम लिख सकते हैं L DI बाई DT, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। नाउ अब यहां से अब इस इक्वेशन में देखो, R तो गिवन रहेगा, C गिवन रहेगा, L गिवन रहेगा, I हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी I दिया हुआ है। अब बारी है Q का वैल्यू निकालना और DI बाई DT जो दिख रहा है इसका वैल्यू निकालना। I दिया हुआ है, R दिया हुआ रहेगा, तो ये तो सॉर्ट आउट हो गया। अगर इसको लिख दे सही से, E इज इक्वल टू I नॉट R साइन ओमेगा टी, ये तो हो गया इसका एक्सप्रेशन, प्लस Q बाई C में C तो दिया हुआ रहेगा, Q का एक्सप्रेशन हमको नहीं पता, तो Q को फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये है ऐसे करके बाई C, प्लस L दिया हुआ रहेगा, और DI बाई DT हमको नहीं पता क्या होगा, उसको भी निकालना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट Q निकालते हैं। Now we know for Q, चलो यहाँ पे लिख देते हैं for Q क्या है, चार्ज। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि we know that current, AC की बात करें, DC का फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। AC के लिए इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू dQ बाई dt, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि dQ इज इक्वल टू I dt, सो द एंटायर चार्ज। अब यहाँ पे हम लोग ऑफकोर्स इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग यहाँ पे टोटल चार्ज ट्रांसफर अगर करने जाएंगे, टोटल चार्ज ट्रांसफर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो हम लोग को इनडेफिनेट टाइम के लिए इंटीग्रेशन करना है, जितना देर तक ये करंट फ्लो करेगा, कितना ये चार्ज लेता है, डिस्चार्ज होता है कि चार्ज होता है, हम लोग को उतना देर तक का चाहिए। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग पुट नहीं करेंगे, हमें बस इसका इंटीग्रेशन चाहिए, चार्ज का वैल्यू।
जब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है Q इज इक्वल टू, आई के बदले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो आई नॉट तो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट वो बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी को अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या होता है, माइनस आई नॉट जो बाहर था वो आ गया, साइन के बदले यहाँ पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी और एक ओमेगा नीचे आ जाएगा इसका, ये हो गया Q का वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी ये तो सिंपल है, बस डिफरेंशिएशन करना है इसको। तो डी आई बाई डी टी जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी, दैट मीन्स डी डी टी ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और एक ओमेगा बाहर से आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नॉर्मल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है, ये भी नॉर्मल इंटीग्रेशन है। तो आई नॉट का वैल्यू भी हमको मिल गया, डी आई बाई डी टी का वैल्यू भी हमको मिल गया और क्यू का वैल्यू भी हमको मिल गया। अब इसको यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो क्यू के बदले हम यहाँ पुट करेंगे माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो ओमेगा ये हो गया, प्लस के बदले यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। एल डी आई बाई डी टी के बदले हम यहाँ पुट कर देंगे आई नॉट एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन। अब ये जो मेन इक्वेशन है यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो डेरिवेशन की इसका तो हमें जरूरत नहीं है, इसको मिटाते हैं, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन में से अगर हम लोग आई नॉट को कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा सी प्लस एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। अब फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर साइन ओमेगा टी, इसमें से कॉस ओमेगा टी भी कॉमन ले लेंगे, तो प्लस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे हो जाएगा एल ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा सी। यहां पर अगर आ गए हम लोग, तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, एक स्टेप करेंगे जिसका जो स्टेप हम लोग एल आर सर्किट में वो स्टेप किए थे, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम आरसी सर्किट में दिए थे कैसे करते हैं। तो वो वीडियोस में वो वाला देख लेना, टॉपिक समझ में आ जाएगा। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, लेट दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे जो रहेगा इसका जो कोएफिशिएंट है उसको ले लेंगे स्क्वायर करके आर स्क्वायर, प्लस इसका जो कोएफिशिएंट है उसको ले लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा एल ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा सी। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि रिएक्टेंस एल ओमेगा इज रिएक्टेंस, इसको हम लोग ले सकते हैं एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा, और इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है एल ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है 1 बाई ओमेगा सी। तो फर्स्ट सिंपलिसिटी हम लोग यहाँ पे एक्स एल और ओमेगा सी के हिसाब से लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ये रहा। अगर ये काट देते हैं तो इक्वेशन 1 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आया है, तो इसलिए इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एज ए रिजल्ट हम लोग सब पहले से डेरिवेशन करते आ रहे हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको भीतर डाल देंगे इसके साथ, और जो न्यूमरेटर है वो इसके साथ ही रह जाएगा। तो देखो क्या होता है, E इज इक्वल टू आई डॉट, और वो यहाँ पे अगर आ गया तो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर बाय रूट ओवर ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, और यहां पे हो जाएगा, इसको एक्स एल और एक्स सी के रूप में लिखते हैं ताकि इजी रहे, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। उसके बाद इसको क्या किए, ब्रैकेट के भीतर डाल दिए, तो यहाँ प्लस है तो इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, और ये बाहर आ गया। अब इसके आगे का स्टेप भी हम लोग को मालूम ही है, पिछले वाले डेरिवेशन से पूरा सेम है। ये वाले को हम पकड़ लेंगे cos फाई एंड दिस इज इक्वल टू r बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, और इसको पकड़ लेंगे साइन फाई, ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अब जो पकड़े हैं यहां पे रिप्लेस कर देंगे, E इज इक्वल टू आई नॉट रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई cos ओमेगा टी। अब ये साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये लिखेगा E इज इक्वल टू आई नॉट रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी plus phi. Now, this expression can hold maximum value only when the value of sine will be maximum. Because ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये तो अपना वैल्यू चेंज करने से है। साइन ही है जो अपना वैल्यू चेंज करेगा नेगेटिव -1 से पॉजिटिव -1 तक। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट मींस यहां से यहां ले आते हैं अब, for sin omega t plus phi equal to 1, we can write maximum EMF E naught equal to I naught root over of r square plus xl minus xc whole square। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। अब अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF हो गया, दैट मींस ये पूरा का पूरा जो टर्म दिख रहा है यहाँ पे, ये टर्म को हम E नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चलो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा के। तो फाइनली हम लोग को मिल गया एक्सप्रेशन ऑफ EMF, वो हो जाएगा E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां से हम लोग लिख कह सकते हैं कि EMF इज लीडिंग बाय फेज फाई, करंट इज लैगिंग बाय फेज फाई। बट याद रखना ये LCR सर्किट है, ये हम लोग पक्का नहीं कह सकते। आगे जाके हम लोग फेज डायग्राम करेंगे ना, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि अभी लीड कर रहा है, अभी लैग कर जाएगा, डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, XL, ध्यान से समझना, इसको याद रखना एकदम अच्छे से। XL ये कहां से आ रहा है, इंडक्टेंस से आ रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी इसमें जुड़ेगा। तो इंडक्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, XL माइनस XC अगर करेंगे तो ये वैल्यू तो हमको क्या देगा, XL का ज्यादा वैल्यू, बड़ा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू अगर दिया हम लोग को, तो XL का प्रॉपर्टी में क्या था, XL के प्रॉपर्टी में करंट लैग कर रहा था, EMF लीड कर रहा था। तो इसका प्रॉपर्टी ज्यादा हावी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, करंट लैग कर रहा है और EMF लीड कर रहा है भाई। अगर हम लोग का XC ज्यादा हो गया तो ये पलट के क्या हो जाएगा, XC माइनस XL। उस वक्त XC का प्रॉपर्टी ज्यादा हावी हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यही एक्सप्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई। यानी वहां पे कैपेसिटर क्या कराता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, लैग नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, करंट इज लीडिंग।
तो ये कैसा प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करता है कि लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। इस बार हम लोग डिटेल में करेंगे, जब फेज डायग्राम करेंगे तो तुम लोग हम समझाएंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये रहा द मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिटवीन द रिलेशन ऑफ फेज रिलेशन बिटवीन आई एंड। अब यहीं से हम लोग चाहे तो इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं, या एक काम करते हैं, फाई का वैल्यू निकालते हैं पहले, इम्पीडेंस हम बाद में निकाल के बताते हैं। फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कितना फेज से ये आगे है या पीछे है, आगे रहेगा पीछे रहेगा सेम ही चीज रहेगा यहाँ पे, बट कितना फेज से रहेगा, चलो वो भी बताते हैं। काफी इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखते हैं, ये डायग्राम हम मिटाते हैं। फेज निकालने के लिए हम लोग को तरीका मालूम है, tan फाई यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है cos फाई और sin फाई का वैल्यू, तो tan फाई इज इक्वल टू sin फाई बाई cos फाई। अब ये पूरे चीज हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, काफी जगह खा लेगा, तुम लोग समझ जाओ। sin फाई ये एक्सप्रेशन तो हम पहले लिखते हैं, उसके नीचे ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो जब ये वाला एक्सप्रेशन में पलट के यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। ये हो गया। अगर यहीं पे हम लोग करंट भी जोड़ दे, मल्टीप्लाई कर दे, यानी मल्टीप्लाई कर दे, ये एक्सप्रेशन एक ऐसा ही एक्सप्रेशन है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग करंट के साथ आई बाई आई अगर मल्टीप्लाई करते तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा tan फाई इज इक्वल टू बी अक्रॉस एल माइनस बी अक्रॉस सी बाई बी अक्रॉस आर। तो अगर चाहो तो इस रूप में भी इसको लिख सकते हो और नहीं तो इस रूप में भी इसको निकाल सकते हो। तो फॉर्मूलास के बीच में खेलना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, एक बार अगर समझ में आ जाए तो आराम से कर सकते हैं। अब ये tan फाई का खेल अच्छे समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे VL लीड कर रहा है, VL आगे इसलिए VL माइनस VC कर रहा है। अगर कभी VC आगे हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, VC माइनस VL हो जाएगा। इन दैट केस tan फाई तो यहाँ पे जैसे ही पलट जाएगा VC माइनस VL हो जाएगा, तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। इन दैट केस EMF विल बी लैगिंग बाय फाई नॉट लीडिंग। जब हम दिखाएंगे इसका फेज डायग्राम तो तुम लोग को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल तो ये रहा हम लोग का डेरिवेशन, इसको अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग इसका फेज डायग्राम भी करेंगे, अभी थोड़ी देर में फेज डायग्राम करेंगे, देख लो। तो ये जो tan फाई हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, ये हमको क्या देता है, फेज देता है। फेज जो यहाँ पे कितना लीड कर रहा है या लैग कर रहा है उसी का वैल्यू देता है। तो हम लोग यहाँ पे tan फाई नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे फाई चाहिए वैल्यू, तो यहीं से हम लोग फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, चाहे इससे लिखो चाहे इस रूप में लिखो, जिस रूप में लिखो वो चीज लिख देना यहाँ पे। अगर ये लिखोगे तो लिख देना XL माइनस XC बाई आर, और अगर V के रूप में चाहिए तो VL माइनस VC बाई आर। तो ये हो गया फेज एंगल। अब फेज एंगल तो हो गया, अब जरा हम लोग ऑपोजिंग करंट ऑपोजिंग फैक्टर ये भी देख लेते हैं। करंट ऑपोजिंग फैक्टर यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, करंट ऑपोजिंग फैक्टर के लिए हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन को चुनेंगे और मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला एक्सप्रेशन को हम एक बार फिर से यहाँ पे लिखते हैं। ये हो जाएगा E नॉट इज इक्वल टू आई नॉट रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन अगर हम लोग कंपेयर करें ये वाले एक्सप्रेशन से, ओम्स लॉ का, E इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जो करंट ऑपोजिंग फैक्टर है यही वाला होगा। तो यही से हम लोग क्या कह सकते हैं कि करंट ऑपोजिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा current opposing factor will be this one, that means root over of r square plus xl minus xc whole square. Now ये जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको समझना, this is known as impedance. impedance इम्पीडेंस जिसका सिंबल है Z। इंपीड करना, इंग्लिश के हिस्ट्री डिक्शनरी में अगर सर्च करोगे तो इंपीड का मतलब होता है अपोज करना, रोकना।
एक्चुअल मतलब यानी करंट अपोजिंग फैक्टर का एक्चुअल नाम हम लोग चूंकि रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे तो हम लोग को लगता है कि रेजिस्टेंस एक्चुअल नाम है, बाद में ये सब नाम दिए गए हैं। वैसी बात नहीं है। इंपीडेंस इज द एक्चुअल मीनिंग, ये है मेन और मूल शब्द करंट अपोजिंग फैक्टर। इंपीड करने का मतलब अपोज करना, मतलब को समझना, अपोज करना। अपोज किस तरीके से कर रहा है उस हिसाब से नाम पड़ता है। इंपीडेंस का मतलब अपोज करना। अब देखो, अगर इसमें किसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर अगर नहीं है तो ये टर्म पूरा उड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, रूट मार देंगे तो आर, ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्ट का मतलब भी क्या, करंट रोकता है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चीज जो हमारी तरफ आ रहा है उसको फिजिकली रोकना, उसको कहते हैं रेजिस्ट करना। तो ये फिजिकली रोकता है। इसके जितने भी एटम्स है जो इमोबाइल एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और एनर्जी को लूज करवाते हैं, तो उस तरीके से ये करंट को रोकता है, इसलिए इसको बोल देते हैं इम्पीडेंस, ये रेजिस्टेंस। फिर रिएक्टेंस, एक्सएल और एक्ससी दोनों में हम लोगों ने देखा था कि रिएक्टेंस ये क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट के हिसाब से रिएक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो दोनों में से कोई एक फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दिए यानी एसी का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो इनका रिएक्टेंस बढ़ता है, घटता है तो घटता है, किसी का उल्टा चलता है, यानी ये रिएक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इसलिए इनको नाम दे दिया रिएक्टेंस। ये लोग इस तरीके से करंट को अपोज करते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग आए तो इम्पीडेंस, इंडक्टिव इंपीडेंस, कैपेसिटिव इंपीडेंस, ये एलआर सर्किट और सीआर सर्किट के लिए था। वहां ये लोग करंट को किस तरीके से रोक रहे हैं, वहां पे आर यानी रेजिस्टेंस भी है और बाकी रिएक्टेंस भी है, तो मिला के इंपीडेंस। बट ये जो सर्किट दिख रहा है ये हो गया मेन सर्किट, जहां हम लोग मेन नाम पढ़ेंगे इंपीडेंस, जहां पे आर भी रहेगा और एल भी रहेगा और सी भी रहेगा, तीनों का अपोजिंग फैक्टर्स एक साथ काम करेगा और ये हो जाएगा हम लोग का मेन नाम इंपीडेंस। ये हो गया फॉर्मूला इंपीडेंस।